अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। G7 सरबराही इजलास पीर को जर्मनी के श्लावास एल्माउ पैलेस में हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की दावत पर शिरकत की। इजलास में मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, सेहत और खुराक की हिफाजत और सनफ़ी मसावात पर तवज्जो मरकूज की गई है। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग और इंडो पैसिफिक खित्ते पर भी संजीदा बातचीत हुई। इस दौरान रूस और यूक्रेन का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि कुछ वजूहात की वजह से तवानाई और खुराक का बहरान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी है कि गरीब ममालिक माहौल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान की 1000 साल तारीख भी इस हकीकत को गलत साबित करती है। हमने फितरत को महफूज रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17% आबादी हिंदुस्तान में रहती है। हमने हिंदुस्तान के हर घर में LED और साफ खाना पकाने वाली गैस पहुंचा दी है। हम माहौलियात के तई अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहते हैं और करते रहेंगे। तवानाई पर हर गरीब खानदान का यकसा हक है, ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमीर ममालिक साफ तवानाई के मामले में हिंदुस्तान की मदद करेंगे। आज हिंदुस्तान के पास दुनिया का पहला शमसी तवानाई से चलने वाला हवाई अड्डा है। पीर को समिट शुरू होने से पहले एक ग्रुप फोटो सेशन था। इस दौरान एक लम्हे ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। दरअसल ग्रुप फोटो से पहले मोदी और कैनेडियन PM जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कुछ फासले पर खड़े थे। मोदी को देखते ही वो तेज कदमों से उनके पीछे आए। मोदी का कंधा थपथपाया। मोदी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो फौरन बाइडेन का हाथ पकड़ लिया। फिर दोनों सरबराह ने ममलिकत कुछ देर बातें करते रहे। इसके बाद ग्रुप फोटो सेशन हुआ। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान एकनाथ शिंदे ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। पीर के रोज हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को जोरदार झटका देते हुए नोटिस थमा दिया। उनसे सवाल किया गया कि जब बागी अरकान असेंबली ने उनके खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस दिया था तो फिर उसे ऐवान में रखे बगैर डिप्टी स्पीकर ने खारिज कैसे कर दिया। इस मामले में आइंदा समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो बागी अरकान असेंबली ने अपनी बात रखते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर का किरदार पहले से ही मुश्तबा है, तो फिर उन्हें यानी बागी अरकान असेंबली को नाअहल ठहराने का नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं। इस पर अदालत ने डिप्टी स्पीकर से जवाब तलब किया। आज भी समाज से एकनाथ शिंदे ग्रुप को फौरी तौर पर राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि रियासती हुकूमत निज़ाम कानून बरकरार रखे और सभी 39 अरकान असेंबली की जिंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। उनकी मिल्कियतों को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आइंदा समाअत के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर किए जाने से कबल जस्टिस सूर्यकांत ने सभी फरीकैन की बातें सुनने के बाद बागी अरकान असेंबली को नाअहल ठहराए जाने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी। अदालत का कहना है कि 11 जुलाई तक अरकान असेंबली को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 39 अरकान असेंबली है। ऐसे में महाराष्ट्र हुकूमत अक़लियत में है। साथ ही बागी अरकान असेंबली ने कहा कि पहले उन अर्जियों पर समाअत होनी चाहिए जिनमें डिप्टी स्पीकर को हटाने का मुतालबा किया गया है। शिवसेना के बागी MLAs को 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रखने की तैयारी है। गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे ग्रुप के MLAs ठहरे हुए हैं उसकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस तारीख तक होटल में आम लोगों के लिए कोई भी रूम मौजूद नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बागी MLAs को डिस्क्वालीफाई करने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। इधर महाराष्ट्र BJP ने अपने सभी MLAs को 29 जून तक मुंबई पहुंचने को कहा। साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर BJP कोर ग्रुप की पीर की शाम को हुई मीटिंग के बाद MLAs के लिए ये फरमान जारी किया गया है। इससे पहले पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सियासी हालात पर बातचीत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में जारी सियासी शय और मात के खेल के दरमियान वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अहम इक़दाम लेते हुए पीर के रोज एकनाथ शिंदे समेत दीगर तमाम बागी वुज़रा के कलमदानों को छीन लिया। उन कलमदानों को दीगर वुज़रा में तकसीम किया गया। इस ताल्लुक से रियासती हुकूमत का कहना है कि अवामी मफाद के काम ठहर ना जाए, इसलिए वुज़रा में कलमदानों की तकसीम की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एकनाथ शिंदे का शहरी तरक्की तामीरात आमा का कलमदान सुभाष देसाई को
ग्राबराव रघुनाथ पाटिल का, आबी तहसील और हिफ्जान सेहत का कलमदान अनिल दत्तात्रेय को, दादाजी दगड़ू बोसे का जरई और साबिक फौजी बहबूद का कलमदान संदीपन आसाराम भूमारे को दिया गया। वहीं बागवानी का कलमदान आदित्य ठाकरे और तकनीकी तालीम का कलमदान उदय सामंत को सौंपा गया। इसी तरह अब्दुल सत्तार के 3 कलमदान प्रोजेक्ट तनपुरे सतेज पटेल और आदित्य नटकरे को सौंपे गए हैं। ओम प्रकाश उर्फ बिच्छू कुरु के 4 कलमदान आदित्य नटकरे, सतीश पाटिल, संजय बंसोड़े और दत्तात्रेय भरने को सौंपा गया। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो यहां से भाग गए हैं और खुद को बागी कहलवा रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी थी तो यहां करनी चाहिए थी, उन्हें इस्तीफा देकर दोबारा इंतखाब लड़ना चाहिए था। दूसरा फ्लोर टेस्ट तब होगा जब वो मेरे सामने बैठेंगे, मेरी आंखों में देखेंगे और बताएंगे कि हमने क्या गलत किया है। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। संजय रावत ने वफादारी तब्दील करने वालों को जिंदा लाश करार देने वाले अपने बयान पर वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि मैं फिर दोहराता हूं कि जो लोग 40-40 साल तक पार्टी में रहते हैं और फिर भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया है, उनके अंदर बचा ही क्या है, वो जिंदा लाश ही तो हैं। ये राम मनोहर लोहिया के अल्फाज हैं। मैंने किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कहा, मैंने सच कहा है। महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को कल पूछगछ के लिए तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक संजय रावत को यह समन प्रवीण रावत और पात्राचाल जमीन घोटाले से मुतालिक मामले में भेजा गया। इससे पहले ईडी ने प्रवीण रावत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण रावत को संजय रावत का करीबी समझा जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में प्रवीण रावत की करोड़ों की जायदादें भी जब्त की थी। ईडी ने 11 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए थे। पालघर में प्रवीण रावत की जायदाद तकरीबन 9 करोड़ की है, जबकि दादर में फ्लैट और अलीबाग में 2 करोड़ का प्लॉट मुबैना तौर पर संजय रावत की बीवी से मुताल्लिक है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने पीर को पार्लियामेंट हाउस में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। यशवंत सिन्हा अपोजिशन के कई कायदीन के साथ आज पार्लियामेंट हाउस गए और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में सदारती इंतखाब के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। यशवंत सिन्हा के साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट शौकत राय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, डीएमके के तिरुचि शिवा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर राजा सिंह भी मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल और दीगर कई सीनियर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की अपील पर बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में यशवंत सिन्हा को सदारती इंतखाब में मुश्तरिका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था। तमाम आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिरोमणि अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। यशवंत सिन्हा साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वजीर खजाना रह चुके हैं। हुक्मरान नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने झारखंड के साबिक गवर्नर और कबायली रहनुमा द्रौपदी मुर्मू को सदारती इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू पहले ही अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर चुकी हैं।
Well, all opposition parties are unitedly supporting Yashwant Sinha ji. Of course, we are supporting the individual, but the real fight is between two ideologies. One ideology of RSS, anger, hatred, and the other of compassion of all the opposition parties which are standing together. ये विचारधारा की लड़ाई है. यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है. दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है. एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना. धन्यवाद. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मलेशिया के वजीर दिफा हुशामुद्दीन बिन हुसैन के साथ दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया. राजनाथ सिंह ने पीर को हुसैन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की. बातचीत के बाद वजीर दिफा ने ट्वीट किया कि मलेशिया के सीनियर वजीर दिफा हुशामुद्दीन बिन हुसैन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शानदार बातचीत हुई. हम दोनों ने हिंदुस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात के लिए अपनी वाबस्तगी का अदा किया और दिफाई शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने की इम्कानात पर तबादला ख्याल किया. मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मरकज एक मुल्क एक डायलिसिस प्रोग्राम नाफिज करेगा ताकि मरीज मुल्क में कहीं भी और किसी भी वक्त डायलिसिस करा सके. डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऑनकोक मरीना बीच पर कौमी सेहत मिशन के जेर एहतमाम साइकिल रैली में शिरकत की. बाद में उन्होंने शहर में तमिलनाडु गवर्नमेंट के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुआयना किया. उन्होंने अस्पताल रोबोटिक सर्जरी सहूलत और अमल के इब्तदाई दिनों में जांच से मुतालिक सेंटर का मुआयना किया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई के आबादी के मजाफाती इलाके में मरकजी हुकूमत की सेहत स्कीम के तहत तंदुरुस्ती के मरकज का संगे बुनियाद भी रखा. मरकजी और रियासती हेल्थ अफसरान के साथ तबादला ख्याल के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज का मकसद साल 2030 तक मुल्क को मलेरिया से पाक करना है. सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके खानदान को मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाली एक मफाद आम्मा की अर्जी पर त्रिपुरा हाईकोर्ट की जानिब से जारी एक हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत करने की दरखास्त पीर के रोज तस्लीम कर ली है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पादरीवाला वेकेशन बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के स्पेशल मेंशन पर हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली मरकज की अर्जी पर मंगल के रोज गौर करने के लिए रजामंदी जाहिर की. अंबानी की सिफारिश पर उन्हें और उनके कुंबे को दी जाने वाली सिक्योरिटी पर सवाल उठाने वाली एक मफाद आमा की अर्जी में उन्हें यानी अंबानी और उनके खानदान को दरपेश खतरे से मुतालिक तफसीलात तलब करने की त्रिपुरा हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ मरकज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. खुसूसी तस्करे के दौरान जल्द समाअत का मुतालबा करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अंबानी को फराहम करदा सिक्योरिटी का त्रिपुरा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है. लिहाजा हाईकोर्ट के पास मज़कूर अर्जी पर गौर करने का कोई दायरा इख्तियार नहीं है. मरकजी वजारत दाखिला के अफसरान को 28 जून को दस्तावेजात के साथ हाजिर होने को कहा गया है. कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो अग्निपथ स्कीम नाफिज करने की अपनी जिद छोड़कर मुल्क के नौजवानों की मांग पर तवज्जो दें और इस स्कीम को फौरी तौर पर वापस लेकर हजारों नौजवानों को फौज में शामिल होने के ख्वाब को पूरा करें. कांग्रेस के तर्जुमान मोहन प्रकाश ने पीर को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों ने मुल्क भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ 3,500 से ज्यादा असेंबली हलकों में सत्याग्रह मुनाकिद किया, जिसमें पार्टी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया. उनका कहना था कि हुकूमत को अग्निपथ के तहत 4 साल की मुलाजिमत के बजाय पहले की तरह मुसल्लह अफवाज में नौजवानों को शामिल करके मुल्क की सरहदों और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए. एक आंदोलन है. इस देश के अधिकांश प्रदेशों में भी नौजवानों को जो बंद करके रखा है, हमारी मांग है कि उनको छोड़ा जाए, उनसे वार्ता किया जाए, उनकी तकलीफ को सुना जाए और जो उनके पर क्रूर दमन किया है उस पर सरकार आए. क्योंकि इस योजना के बारे में आपने संसद में भी चर्चा नहीं की, विशेषज्ञों से भी चर्चा नहीं की. आखिर
इस मुल्क में लोकतंत्र है ना, तो उन सबको विश्वास में लेके आपको कोई कार्यक्रम रखना चाहिए था। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है वो सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री जी आप इस योजना को वापस लीजिए और इसके साथ साथ जो नौजवान जेलों में हैं इनको रिहा किया जाए, इनसे वार्ता किया जाए, क्योंकि इनका भविष्य अंधकार में है। और सीधे सीधे है कि जो दुनिया की ताकतें भारत के गौरवशाली सेना के परंपराओं और उसके इतिहास के खिलाफ है, भारत उनकी साजिश का शिकार हो रहा है। क्योंकि हमने आपको 3-4 कदम बताए कि इन कदमों से भारत की जो सेनाएं हैं वो कमजोर होंगी। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अग्निपथ नहीं है, ये इस देश के नौजवानों का भविष्य के लिए, सेनाओं के, हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा के लिए अंधकार पथ है। अंधकार पथ, अंधकार पथ, अंधकार पथ। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसको तत्काल वापस लिया जाए और कांग्रेस पार्टी इस देश के युवाओं को, इस देश की जो सेना में जो लोग हैं जो बलिदान दे रहे हैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये देश का और देश की सुरक्षा का, सीमाओं का, देश की जिसको कहते हैं इज्जत का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल है और नौजवानों के भविष्य का सवाल है। इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में भी, सड़क पर भी, नौजवानों के बीच में भी इसको लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और हम पुनः राष्ट्रपति से भी इसीलिए ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी आग्रह। बीजेपी एमपी नरेंद्र कुमार खीचड़ ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने मरवाया था। बयान का वीडियो वायरल हुआ तो एमपी ने इस पर सफाई दी, बोले मेरी जुबान फिसल गई थी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं महात्मा गांधी का एहतराम करता हूं, दफ्तर में उनकी फोटो लगा रखी है। एमपी खीचड़ 25 जून को बाकरा गांव में एक मुजाहिद आज़ादी शिवलाल खीचड़ की मूर्ति का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे। वहां एमपी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस का कत्ल महात्मा गांधी ने करवाया था। वजीर आजम तो एक ही बनना था, गांधी ने बोस को इंतखाबात के लिए राजी तो कर लिया लेकिन उन्हें मरवा भी दिया। वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलकों में एमपी के इस बयान की काफी मजम्मत की गई। एमपी ये भी कह रहे हैं कि राजा महाराजाओं के वक्त से ही ये परंपरा रही है कि बेटा ही वालिद का कत्ल करके राज करता रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वक्त भी यही जज्बात थे। बयान पर तनाजा हुआ तो एमपी ने पीर के रोज सफाई दी, कहा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि आज़ादी के बाद पहले वजीर आजम सुभाष चंद्र बोस को बनना चाहिए था। गांधी चाहते तो सुभाष चंद्र बोस वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अहमियत दी। जो योगी होता था ना, उसको राजा महाराजा क्या करते थे, कत्ल बेटा भी माँ बाप भी कत्ल करके राज करता था। इस तरह की उन्हें उसमें भी भावना थी। हमारे स्वतंत्र होने के बाद में भी सुभाष चंद्र बोस के टाइम में तो थी। उन्होंने चुनाव की समिति, जब नेहरू जी आपको पता प्रधानमंत्री बने, कौन बदला था, लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को मना तो लिया लेकिन फिर मरवाया भी, सारे काम करवाए उन्होंने। स्वतंत्रता सेनानियों को जो सही थे उनसे कम नहीं है। अभी प्रेम सिंह राजौर ने कहा, भगवत जी ने कहा देवता, तो देवता से तो इनसे बड़ा कौन देवता होगा जिनको हम जानते ही नहीं। कोई बालाजी को जानता है, कोई गुगल को जानता है, कोई रामदेव जी को जानता है, कोई जाते हैं यहाँ मंदिरों में, ये बालाजी है, ये पत्थर के पास जाते हैं। ये तो अपने पास जन्मा है, देखा है, किन लोगों ने देखा है, हाथ खड़े करो किन ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, हमारे लिए लड़ा मरा है। ठीक है, शहीद नहीं लिए, लेकिन हमारे लिए लड़ने मरने के लिए तो गए ना, हमारे को आजादी दिलाने के लिए वहां गए। तो जिनको हम जानते हैं वो देवता, अपने आप देवता माना चाहिए, जिनको हम जानते नहीं। यूपी असेंबली की रामपुर सीट पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा की हार के बाद साबिक काबीना वजीर
आजम खान ने हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस पर अपनी भड़ास निकाली। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर दारुल अवाम पर कारकुनों से खिताब करते हुए आजम खान ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में जो हुआ उसे किसी भी तरह से चुनाव नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अफसरान ने पुरअमन इंतखाब का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजम खान ने कहा कि अगर आज़ादाना तौर पर इंतखाबात हों और वो हार जाएं तो वो सियासत का मैदान छोड़ देंगे। आजम खान ने कहा कि कोई बैनुल अक़वामी इदारा यहाँ आए, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज यहाँ लग जाए, आलमी अदालत इंसाफ आए और ईमानदारी से इंतखाबात कराए जाएं, हम खुला चैलेंज देते हैं कि अगर फिर भी इंतखाब हार गए तो सियासत का मैदान छोड़ देंगे। आजम खान ने मीडिया से भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया के कैमरे को जो दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया गया। पुलिस पर हमले बोलते हुए आजम खान ने कहा कि पुलिस ने कई सालों से रामपुर में सियासी, माली और समाजी लूट की है, फर्जी मुकदमात लगाकर बर्बादी करके अपने दिल को तसल्ली दी है। उसे देखकर मायूसी होती है। उन्होंने कहा कि तकलीफ इसलिए भी होती है क्योंकि अपने ही वतन में अपने ही हमवतनों का हमारे साथ ये सलूक है। आजमगढ़ लोकसभा ज़मीनी इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के तीसरे नंबर पर आने के बावजूद कारकुनों की हौसला अफजाई करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी में महू हो जाने की अपील की। मायावती ने पीर को एक के बाद दीगरे कई ट्वीट्स किए। बीएसपी के सभी कारकुनों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ओहदेदारों और सभी कारकुनों और पार्टी उम्मीदवार शालम और गुड्डू जमाली वगैरह ने आजमगढ़ लोकसभा ज़मीनी इलेक्शन जिस जदोजहद वो दिलेरी के साथ लड़ा है उसे आगे 2024 लोकसभा इंतखाबात तक जारी रखने के अज़्म के तहत इंतखाबी मुस्तैदी जूं का तू बनाए रखना भी ज़रूरी है। साबिक़ वज़ीर आला ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरी यूपी में 2024 लोकसभा इंतखाबात के लिए ज़मीनी तैयारी को वोट में बदलने के लिए भी जद्दोजहद वो कोशिश लगातार जारी रखना है। इस ज़िमन में एक खास समाज को आगे होने वाले सभी इंतखाबात में गुमराह होने से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ और साबिक़ पुलिस डायरेक्टर जनरल आर.वी. श्रीकुमार को पूछताछ के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को 2 जुलाई तक रिमांड में दे दिया है। दोनों मुलजिमों को 2002 के गुजरात फसादात के सिलसिले में मासूम लोगों को फंसाने के लिए जाली सबूत के केस में पुलिस तहवील में दिया गया। सितलवाड़ और श्रीकुमार को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हफ्ते के रोज दर्ज की गई एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच ने तीसरा का 14 दिन का रिमांड मांगा था और कहा था कि वो तहकीकात के दौरान पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही है। इस दौरान गुजरात हुकूमत ने इतवार को एक स्पेशल टीम बनाने का फैसला किया ताकि तीस्ता और आर.वी. श्रीकुमार और साबिक़ आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के रोल की तफ्तीश की जा सके। 6 रुकनी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की हालिया हिदायत के मुताबिक इस केस की तफ्तीश करेगी। गैर कानूनी लेन देन के मामले में दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की सीबीआई रिमांड में 14 दिन की तौसी की गई है। खुसूसी सीबीआई अदालत ने पहले दरखास्त में खामी होने के सबब नामंजूर कर दी थी, तहम बाद में इसे मंजूर कर लिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने पीर की अली सुबह एक दरअंदाज को मार गिराया। सरकारी ज़रा ने बताया कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बकरपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के नज़दीक बीएसएफ एहलकारों ने पीर की अली सुबह करीब 4 बजे एक दरअंदाज की नकलो हमल देखी। उन्होंने कहा कि नकलो हमल देखते ही सिक्योरिटी एहलकारों ने उस पर गोलियां बरसाई। उनका कहना था कि दरअंदाज की लाश फेंस के नज़दीक पड़ी हुई है और इस दौरान पुलिस की एक पार्टी भी जाए मौके पर पहुंच गई। कोलंबिया में बुल फाइट के दौरान लकड़ी के स्टेडियम की 3 मंजिला छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक 18 माह का बच्चा भी शामिल है। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें 30 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा कोलिमा रियासत के एल स्पिनल शहर में हुआ जब लोग एक बुल फाइट के लिए जमा हुए थे। हालांकि ये कोलंबिया में बैन है। कोलंबिया के सदर गोस्तवा पेट्रो ने इस वाक़े का वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब लकड़ी के स्टेडियम की छत ढही तब वहां 800 लोग बैठे थे। हादसे में 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया है। पेट्रो ने हादसे की जांच के अहकाम दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही 3 मंजिला स्टेडियम का एक हिस्सा गिरा वहां भगदड़ मच गई। कोलिमा के गवर्नर जोस
रिकॉर्डो ओरोचको ने मकामी ब्लू रेडियो से कहा कि मरने वालों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है, खवातीन और एक मर्द भी शामिल है। ओरोचको ने कहा कि बुल फाइट पर बैन लगाया जाएगा क्योंकि यह खतरनाक है और जानवरों का गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। इससे लोगों और जानवरों की जान को खतरा है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। अमेरिका के वाशिंगटन के सनती इलाके टाकोमा में मुनक्किदा एक रेव पार्टी के दौरान फायरिंग के दौरान कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को साउथ टाकोमा वे के 5400 ब्लॉक पर मुनक्किद होने वाली एक रेव पार्टी में फायरिंग की रिपोर्ट मिली। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कहा कि फायरिंग का वाकया सुबह 12:45 बजे साउथ टाकोमा के एक निजी मुकाम पर पेश आया, जहां डांस पार्टी के लिए लोगों की भारी तादाद जमा थी। पुलिस के मुताबिक गोलियों की बौछार पंडाल के पीछे एक गली में एक गली से वाक़या हुआ। ये मकाम कार डीलरशिप और ऑटो मरम्मत की दुकानों से भरे इलाकों में वाक़ है। पुलिस हुकाम ने बताया कि जख्मी होने वाले 8 अफराद को एम्बुलेंस और निजी गाड़ियों के जरिए 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। पुलिस वाक़े की तफसीली तहकीकात में मसरूफ़ है। पुलिस ने जाए वक़ूअ के अतराफ की सड़कों को फौरी तौर पर बंद कर दिया क्योंकि अफसरान और तिब्बी अमले ने जवाबी कार्रवाई की और जख्मियों का इलाज शुरू किया। नासा ने पीर के रोज 27 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से रॉकेट लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के मुताबिक बारिश और हवा की वजह से लॉन्च में ताखीर के बाद जैली साउंडिंग रॉकेट ने आज सुबह शुमाली इलाके जात के आर-नहीम स्पेस सेंटर से कामयाबी के साथ परवाज भरी। 1995 के बाद यह पहला मौका है कि अमेरिकी खलाई एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया से रॉकेट लॉन्च किया और गैर मुल्की सरजमीन पर तिजारती लॉन्च पैड से पहली बार लॉन्च किया है। नासा ने कहा कि एनटीसी से उड़ान भरने वाले 3 में से पहले रॉकेट ने सिर्फ जुनूबी निस्कर्दा में फल्की तबियत के मुताला करने के लिए खला में तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर किया। शुमाली इलाके जात की वजीर आला नताशा फाइल्स ने इस लॉन्च को ऑस्ट्रेलिया के लिए काबिल फख्र लम्हा करार दिया। श्रीलंका में ईंधन की शदीद किल्लत के दरमियान ईंधन स्टेशनों पर हुजूम से बचने के लिए गाड़ी चलाने वालों को टोकन जारी किए जा रहे हैं। वजीर तवानाई कंचना विजयसेखरा ने पीर को कहा कि इस निज़ाम से मुल्क में ईंधन के स्टेशनों पर लंबी कतारों से निजात मिलेगी। मकामी अखबार डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक टोकन तकसीम करने की जिम्मेदारी फौजियों को सौंपी गई है। सऊदी खलाई कमीशन और चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म हुआवे ने ममलिकत में फ्यूचर स्पेस के नाम से पहले टेक्नोलॉजी तजुर्बे मरकज का इफ्तिताह कर दिया। हुआवे ने एक बयान में कहा कि फ्यूचर स्पेस चीन से बाहर सबसे बड़ा नुमाइशी मरकज है। इसमें 3D प्रिंटिंग, खुदकार ड्राइविंग और ब्रेन वेव रोबोट कंट्रोल जैसी जदीद टेक्नोलॉजी शामिल होंगी। सऊदी अरब में अपनी नौयत की पहली नुमाइश फ्यूचर स्पेस का मकसद नौजवान जिद्दत पसंदों को बोलने के मौके फराहम करना है। इसका बड़ा मकसद मुल्क की डिजिटल तब्दीली में मदद के लिए अपने मकामी टैलेंट की सलाहियतों को निखारना, परवान चढ़ाना और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे के लिए ममलिकत की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।